नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं संजय राय, ईशान टाइम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बातों बातों कार्यक्रम के सीरीज में 8वीं श्रृंखला में डॉक्टर मनीष राय, जो कि प्रकाश हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस सेंटर्स के चीफ हैं, और साथ साथ इनके यहाँ पर मऊ जिले में एकमात्र मेडिकल कॉलेज जो अभी पीपीपी मोड से सरकार के और आप प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो खुला है, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला जो शुरुआत किया है उसके आप सर्वे सर्वा हैं। और डॉक्टर मनीष राय जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो नमस्कार डॉक्टर साहब। पहले तो ये बताएं कि कहाँ से आपका जन्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सब चीजों के बारे में आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम आपसे बात करते करते में ही आपसे बातों को हम लोग लेंगे, उन्हीं में सवाल हमारे निकलते चले आएंगे। कोई विशेष सवाल हम राजनीतिक या और सब चीजों को नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं पहले अपने बारे में। मेरा जन्म ये मऊ जिले में है और सहरोज एक गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और तमसा के किनारे मऊ शहर में ही मेरा जन्म हुआ है। 1974 में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद जन्म के बाद प्राइमरी एजुकेशन मेरी मऊ से ही हुई। और एक जमाने में डीएवी इंटर कॉलेज का जमाना था। श्रीनारायण मिश्रा जी प्रिंसिपल हुआ करते थे और वो मेरे गुरु हैं। उनके द्वारा जो अनुशासन और जो चीजें सिखाई गई हैं उसकी बदौलत में आज यहाँ पे हूँ। 12th मेरा यहीं से हुआ, फिर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और MBA किया, उसके बाद PhD किया, फिर बाद में BMS भी किया। और यहाँ पे पूरी शिक्षा तो मेरी यहीं पे हुई है। पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली पिताजी हम लोग जो है, हमारे दादाजी जो थे वो सिंगापुर रहते थे और वहां से 84 में हम लोग का जो है इंदिरा गांधी का जो एक रूल्स आया था, 1 नेशन 1 वाला, उसमें फिर हमारे चाचा वगैरह जो सिंगापुर रहते थे, पिताजी वगैरह सब लोग इंडिया है। तो सबसे पहले पिताजी ने जो है एक डेयरी का काम चालू किया था 80s के दौर में, और उसके बाद खेती तो हम लोग का बेसिकली सारा मेन काम एग्रीकल्चर था। और 84 के करीब में फिर पिताजी ने जो है फार्मा में दवाओं का काम चालू किया और रिटेल काउंटर हमारा प्रकाश मेडिकल एजेंसी नाम से सहारनपुरा में खुला। उसके बाद फिर जो है काफी संघर्ष के दिनों थे, हम लोग भी छोटे थे और बहुत ही संघर्ष कर करके, और मैं तो DAV में पढ़ने जाता था तो अपने आर्डर की पर्ची पापा लिख के दे देते थे। फोन बेसिक लगवाना भी महंगा लगता था, वो दौर दूसरा था। तो आर्डर की पर्ची लिख देते थे, साइकिल से जाते थे वहाँ। तो सुबह जाते समय जो होलसेलर थे उनको अपना वो आर्डर दे देते थे, और शाम को जब उधर से DAV से पढ़ के आते थे तो सबके आर्डर पैक होते थे। तो साइकिल में कैरियर में पीछे बांधना, दोनों तरफ झोला मेट के दवा लगा के ले करके आना, और फिर वो जो है रात में पापा की हेल्प के लिए सारी दवाओं को रैक में लगाना। तो बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया है, और मुझे आज भी अपना काम करने में कोई संकोच नहीं होता है। आप अपने कॉलेज के बाद जो कार्य हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे जी। तो वही दोस्त काफी हंसते भी थे कि जो है दवा लेके जा रहा है, ये है वो है। हम कह भैया मेरा काम है ये, तो मैं अपने पापा की हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो उसके बाद फिर अभी दिवाली आती थी तो हम लोग 3 भाई हैं। मेरे छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष है मनोज राय, और सबसे छोटे अखिलेश, वो जो कि डायग्नोस्टिक का पूरा काम देखते हैं। तो हम लोग दीपावली की साफ सफाई में कभी पेंटर नहीं रखे। तीनों भाई मिलकर करके एक काउंटर देखता था कि सुबह उठ के 7 बजे काउंटर देखेगा। सबसे बड़ी बात, मैं बीच में आपकी बात को जोड़ रहे हैं हम लोग कि पिताजी के कार्यों से प्रेरित होकर के आप लोग मेडिकल लाइन में रहे। आप ने डॉक्टरी की, उसके बाद फिर उनके साथ साथ हेल्प करते रहे पिताजी के साथ। तो आप ये देखिए, उस वक्त में ये नहीं था, साइकिल भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। किसी के पास है तो साइकिल का भी कुछ दौर था, लेकिन संघर्षों से आगे बढ़ करके बच्चों को, और आज लोग कहे कि भाई बाप दादाओं के साथ कमाई पे कार्य कर रहे हैं, नहीं, अपने आप को बढ़ाने का कार्य है। तो जी डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में बता रहे थे। मनोज जी जो है यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं। फिर उसके बाद उस दौर के बाद फिर एक नया दौर चालू हुआ। हम लोगों ने जो है कल्पनाथ राय हमारे जो है मऊ जिले के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनकी एक तड़प हुआ करती थी कि यहाँ हेल्थ के सेक्टर में काम हो।
बीच में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना तो हमने अपनी एक और फर्म वहाँ पे मनीष मेडिकल मेरे नाम से रिटेल काउंटर खोला और मेरी शुरुआत वहीं से थोड़ी और तेजी से आगे बढ़ी। 2005-6 के दौर में मऊ जिले में डायग्नोस्टिक नहीं था। उस समय मेरे यहाँ फिजिशियन में डॉक्टर आर के लाल बैठते थे और डॉक्टर एस.एन. राय बैठते थे, डॉक्टर अनिल राय बैठते थे। तो 5-6 डॉक्टर मेरे बगल में बैठते थे। 400-500 मरीजों का रेला लगता था। तो लेकिन जब सीटी स्कैन की बात होती थी, कोई एक्सीडेंटल केस होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। एक मेरे रिलेटिव का गन्ना लेके जाते समय गाजीपुर में एक्सीडेंट हुआ, अरे यहाँ घोसी में एक्सीडेंट हुआ, सॉरी। तो उनको लेके जब हम लोग मऊ हॉस्पिटल पहुंचे, सदर अस्पताल पे आए तो सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा था। चीजें देखी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, बहुत ही मतलब मुझे दुख हुआ कि अरे ये तो बड़ा ही वो है। वो मुझे जो है तुरंत प्रेरित किया कि मैं तुरंत, मेरा उसी रात में मैं खुद एम्बुलेंस से लेकर उनको हेरिटेज हॉस्पिटल ले गया था। मुझे याद है बीएचयू में 2006 के करीब की वो घटना है। उसके बाद फिर मैं जो है वहां से आया तो मैंने तुरंत प्लानिंग किया कि नहीं, मुझे सिटी स्कैन मऊ में लगाना है। लोगों ने कहा अरे ये तो काफी महंगी मशीन है, 1.5 करोड़ की मशीन उस समय आती थी और काफी बड़ा इन लोगों का ये है और फेल हो जाएगा। फिर मैंने सर्वे भी किया सारे मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया में कहीं एक भी सिटी स्कैन की मशीन नहीं थी। तो मैंने सर्वे किया, सर्वे में भी निकल के आया कि 30-40 केस आराम से होगा। मैं कहा मैं करूंगा। मैंने लगाया और नो डाउट पहले दिन ही 42-43 केस हुआ। तो वो मेगा हिट हो गया मेरा। और चीजें 1-2 साल में डायग्नोस्टिक अच्छा जुड़ती गई और मेरे फ्रेंड्स पूरे परिवार का सहयोग मिलता रहा। पूरा परिवार, छोटे भाई अखिलेश का पूरा सहयोग बिजनेस में हर तरह से मिलता रहता है। मनोज जी का पूरा सहयोग मिलता रहता है। वो तो बिजनेस में मतलब उनको टाइम तो नहीं है, वो पूरा फील्ड में जनता की सेवा में ही समर्पित रहते हैं। लेकिन जब कोई डिस्कशन में, डिसीजन में कोई बात होती है तो हम तीनों भाई आपस में बैठ के बात करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, संयुक्त परिवार में ये आज के टाइम में जैसे एकाकी परिवार से एकाकी चीजें हैं, लेकिन आपके यहाँ सभी लोग संयुक्त हैं और पिताजी के आदेशों का धार्मिक परिवार है पूरा। और सभी तमाम धार्मिक सामाजिक कार्यों में आप लोग रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और लोग आप लोगों के बिना शायद कोई भी कार्यक्रम मऊ या पूर्वांचल के अंदर होगा जहाँ पर आप लोगों को के बिना कोई भी बिना सहयोग के वो कार्य होता होगा। ये तो मैं मानता हूँ और लोगों से जो भी हम लोग को मिला है फीडबैक मुझे। तो जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, तो फिर वो हम लोग जो है वहाँ पे डायग्नोस्टिक का जो हुआ तो मेरे दोस्त कुछ जो न्यूरो सर्जरी कर रहे थे तो मेरे जेहन में परमानेंट ये चीजें चलती रहती थी कि हमें ट्रामा सेंटर खोलना है, क्योंकि उस समय रोड की स्थिति यहाँ बहुत खराब थी। आज भी उसी तरह से है, थोड़ा सा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह है, लेकिन जो हाईवे वगैरह में बहुत अच्छे बन गए हैं। आप पहले 4 घंटे लगते थे हम लोग को बनारस जाने में, 8 घंटे लगते थे लखनऊ जाने में। आज वो सब चीजें ठीक हो गई है। तो फिर आया कि ट्रामा सेंटर खोलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही मतलब टर्निंग पॉइंट था। लोग ये सोचते थे कि कहाँ कोई हॉस्पिटल खोलता है तो छोटा सा पहले डिलीवरी चालू कराता है, बुखार खांसी वाले डॉक्टर, फिजिशियन रखता है। ये तो सुपर स्पेशलिटी से ऊपर से नीचे डायग्नोस्टिक भी चालू किया तो ऊपर से आया नीचे। पहले सीटी स्कैन, बाद में एक्सरे आता है। तो वो भी जब चालू किया, हॉस्पिटल भी तो पहले सुपर स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी से। तो 2012 में आरएमएल में मेरे फ्रेंड लोग टेस्ट में ही लोग मर जाते थे, लेकिन आपका जिस तरह गरीबों की भी आप सेवा करते हैं, कम से कम दामों पर जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए करते हैं, ये नहीं है कि आप लखनऊ, बनारस या दिल्ली जाएं तो वहाँ आदमी टेस्ट में ही मर जाता है। उसको जो कहते हैं कुछ हुआ तो उसमें हो जाता है। वो आपको यहाँ पर हम लोगों को जब जैसे कि लोगों से प्रेरित होते हुए हमको जैसे लोगों से फीडबैक मिला है आप लोगों के, वो चीजें रही हैं। देखिए ये पूर्वांचल का बहुत ही गरीब पिछड़ा क्षेत्र और हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मरीजों की जान कैसे बचे, कम से कम खर्च में वो आदमी सरवाइव कर ले, अपना दवा इलाज करा ले। क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बनारस पहुंच जाए, पीजीआई पहुंच जाए। पैसे वालों के लिए तो मेदांता है ही है, मेदांता है, बहुत पैसे वाले हैं, सारे लोग मेदांता जाएंगे, बड़ी जगह जाएंगे। और बीएचयू की अपनी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा काम कितना कर सकता है। 24 घंटे वहाँ ओटी चलती है, 24 घंटे आईसीयू में मरीज भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग 24 जिले का वहाँ पे केसेस जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि कम से कम खर्च में मरीजों को
बेटर फैसिलिटी हम देख पाए। और आने वाले समय में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मऊ मेडिकल कॉलेज है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी आज की मऊ मेडिकल कॉलेज के बारे में चर्चा चल रही थी, ये किस तरीके से आपके दिमाग में जहन में आई बात? और क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स की सीरीज तो थी कि साईं हॉस्पिटल, साईं नर्सिंग कॉलेजेस, बापू आयुर्वेदिक कॉलेजेस और सब चीजें यहाँ पर चलता रहा कर रहे थे, और मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी, बहुत लोग लगे थे। लेकिन आप उस चीज में सरकार के सामने किस तरीके से आपने प्रस्ताव किया? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक विजन था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। यस। और उसी पे योगी जी का भी पूरा फोकस था कि हर जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो ये 2020-21 का ही प्रपोजल आया था, पर मऊ जिले से कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा था यहाँ, और चीजें जो है ठंडे बस्ते में पड़ी थी। तो 2022 में मेरे पास प्रपोजल आया और बकायदे वहां से मुझे कॉल भी आई कि आप उन्होंने इंटरनल सर्वे वगैरह कुछ कराया होगा, तो उन्होंने कहा कि आप इसको अप्लाई करिए, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कहा ठीक है, मैं इसको समझ लेता हूँ। और उन्होंने कंसर्न पर्सन का मुझे नंबर दिया। फिर मेरी उनसे 1-2 मीटिंग हुई, तो मुझे लगा कि ये मेरे हो सकता है मेरे लिए ही आया है, भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है, मेरे लिए ही आया है। क्योंकि मेरा कोई अभी प्रपोजल नहीं था मेडिकल कॉलेज बनाने का, और क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल था, उसमें से ये बहुत बड़ा काम है। और ये फिर मुझे लगा कि लग रहा है भगवान चाहते हैं कि तुम्हें ये करना है। तो फिर मैं उस रास्ते पे चला, चीजें ठीक होती गई। आज जो है मूर्त रूप ले रहा है, और आने वाले 2-3 सालों में पूर्णतया जनता को इसका लाभ मिलेगा। और 5 साल लगेंगे, जब 5 बैच आ जाएगा, और 5 साल लगेंगे जब यहाँ यूजी और पीजी के सारे बच्चे जब पास आउट होने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम 2-2.5 हजार 3 हजार की ओपीडी और पर डे 100-150 सर्जरी आराम से होगा। आज की डेट में ही 10-12 सर्जरी पर डे हो जाती है, और 500, 400, 1000, 1200 की ओपीडी जाती है। और निश्चित रूप से गरीब मरीज जो चाहता है कि कम खर्च में उसका डायग्नोसिस हो जाए। अब आपको बताता हूँ कि वहाँ अल्ट्रासाउंड कराएंगे 150 में हो जाएगा, एक्सरे कराएंगे 50 रुपए में हो जाएगा, सीबीसी की जांच जो होती है ब्लड की, वो बाहर कहीं भी कराएंगे 350, 500 जैसे लेते हैं लोग, वहाँ 50 रुपए में हो जाती है। तो बहुत ही, और कोई भी कंपनी की कोई भी दवा लीजिए आप, सारी दवाओं पे फ्लैट 50% ऑफ है। बहुत 100 रुपए दवा पे MRP लिखा है, आपको 50 रुपए की ही बिल बनेगी, और आपको 50 रुपए ही देना है। आपको डॉक्टर के दिखाने के लिए जाना है तो रजिस्ट्रेशन में 10 रुपए ही लगेगा। इवन आपका मरीज भर्ती है, कोई बेड चार्ज नहीं लगेगा। बहुत सुंदर। कितने बेड का अभी शुरुआत कर रहे हैं? 650 बेड अभी हाँ कार्य चल रहा है। हाँ 650 बेड हम लोग अभी डॉक्टर साहब के इतने व्यस्त टाइम में मैं मऊ में हूँ, आपका समय मिला, आपने कहा कि हम लोग चलते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज ले चलते हैं। हम गाड़ी के अंदर ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का 1 मिनट को भी शेड्यूल ऐसा नहीं है कि वो फुर्सत इनको फोन से हो या मरीजों से हो। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका ये थैंक्स कि आप हमें यहाँ समय दिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। अब ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज के लिए कब आपका MOU साइन हुआ और कब से आपने उस चीज को किया है? 2023 में MOU साइन हुआ था। हाँ, 2 जगह हुआ था शायद, उत्तर प्रदेश में शायद 2 जगह। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 जगह हुआ था, मऊ में और शामली में। शामली में, जी। तो अभी योगी जी के सानिध्य में उनके सामने ही जो है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से विशेष सचिव साहब थे, और मैं था वहाँ पे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी भी थे। अच्छा। तो इन सारे लोगों के सामने MOU हुआ था। और मैं बताता हूँ, वो मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वो 1400 बेड का कैपेसिटी का हमने बनाया है। अच्छा। और 650 बेड उसमें से स्टार्ट हो गया है। बहुत सुंदर। मतलब 23 से लेके आज 26, 2-3 साल में बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना, जमीन लेना, और वो सारा कुछ मैंने जमीन खरीदना चालू किया है, उसमें ही 1 साल लग गया। सारा लैंड कन्वर्जन और जितने भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें टाइम लगा। और अभी बिल्डिंग तो हम लोगों ने करीब 4 लाख स्क्वायर फीट
9 महीने में बनाया है। अच्छा, 9 महीने में 4 लाख स्क्वायर फीट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दिया है। और अभी टीचिंग ब्लॉक पे काम चल रहा है। 3 महीने में हम लोग 2 लाख स्क्वायर फीट पूरी तो तरह कंप्लीट कर अभी देंगे। टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर्स वगैरह सभी लोग आ गए प्रोफेसर्स हैं। वगैरह अपॉइंटमेंट चालू हो गया है। अच्छा, तो उसका आप लोगों के दर उस पे हो रहा है या शासन की ओर से भी हो रहा है? नहीं, अभी जो है इनिशियल स्टेज पे हमारे यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं। हाँ, हम लोग उसको विज्ञापन वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, और जो लोग हैं मेल के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उनका अपॉइंटमेंट अभी सुपर स्पेशलिटी के और प्रोफेसर्स होंगे, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट तो प्रोफेसर। सारी फैकल्टी खुलेंगे इसमें या सारी फैकल्टी। शुरुआत कितनी अभी कर रहे हैं? शुरुआत 14 डिपार्टमेंट से हो रही है। 14 डिपार्टमेंट से हो रही है। जी जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मेडिकल कॉलेज का हम लोग अभी कुछ ही देर में हम उसको भी इसमें आपके साथ इसी में हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस किस तरीके से हो रहा है। और आप ये बताइए कि जो डॉक्टर अखिलेश जी जो छोटे भाई हैं, उनका किस तरीके से क्या रोल रहता है और वो क्या कुछ कर रहे हैं? थोड़ा सा आपके मुंह से सुनने में मुझे एक अच्छा लगेगा कि देखिए, परिवार में एक आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने जो रास्ता दिखाया सब चीज को लेते करते हुए आज आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। वो भी मेरे इस पूरे उसमें उनका भी पूरा योगदान है। और वो एकदम बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ी आदत है कि जिसको ठान लेते हैं उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। बस दिमाग में चढ़ने की बात है। अगर दिमाग में चढ़ गया कि मुझे ये काम करना है, जुनून बन गया, तो फिर उसके लिए वो दिन रात लग जाता है। और बहुत ही हार्ड वर्कर है, लेबर मतलब बहुत अच्छा मेहनत करता है। डायग्नोस्टिक का पूरा काम अभी वो देखते हैं। उसके बाद साई फार्मेसी कॉलेज है, इंदु प्रकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और साई नर्सिंग कॉलेज एक हमारा और विंग है। ये सारे का मैनेजमेंट करना और देखना, ये पूरी तरह से वो इसमें लगे रहते हैं। तो बापू इंटर कॉलेज वाला जो है और बापू डिग्री कॉलेज है, उसमें तो शायद मनोज जी है, मनोज जी वही देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हो। बच्चे लोग भी आप लोगों के फील्ड में आ रहे हैं या बच्चे लोग कुछ नहीं? बच्चे फील्ड में ही आ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं। मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। तो मेरी बड़ी बेटी MBBS लास्ट ईयर में है। अच्छा, मार्च में उसका पूरा हो जाएगा, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, चली जाएगी। छोटी वाली बेटी MBBS 3rd ईयर में है। बहुत सुंदर। और बेटा भी इस साल 12th में है। अघय जी के भी बेटा बेटी नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और अखिलेश का भी बेटा इस साल 12th में है। तो मुझे मेरे घर में पूरा मेडिकल फील्ड का ही माहौल है। और बच्चों में भी एक वही है कि नहीं ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पापा कर रहे हैं, तो बच्चों को संभालना है, पीढ़ी दर पीढ़ी संभालना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज करना। बच्चों का इंटरेस्ट है उसमें, सबका इंटरेस्ट है कि नहीं घर पे ही आना है और अपना ही काम देखना है। तो परिवार से, पत्नी से, सब लोगों से सहयोग मिलता है आपको? पूरा सहयोग मिलता है। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और वो मतलब एकदम मेरे हर कदम से कदम मिला करके मेरा पूरा सहयोग करती है। अच्छा जी, ये तो देखिए परिवार का सहयोग रहेगा तभी ना, कि वो तभी कोई भी काम कर सकता है कि जब आधी जिम्मेवारी वो लोग उठा लेते हैं। कोई भी बड़ा बाहर का हम लोग कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो हमारे परिवार के सारे लोग एक साथ बैठते हैं। अच्छा। मम्मी पापा पत्नियां भाई एक साथ हम लोग हॉल में बैठते हैं, डाइनिंग टेबल बैठते हैं, खाना खाते हैं और उसपे पूरा पॉजिटिव और निगेटिव बकायदे सब लोग अपनी बातों को रखते हैं, डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद से उसमें जिसका भी वो जो प्रस्ताव रहता है तो वो अगर अपना प्रस्ताव प्रूफ कर देता है और प्रैक्टिकली वो लगता है कि नहीं ये चीजें ठीक है, करनी चाहिए, इसको हम लोग करेंगे, तो देन हम लोग सहमति से उसको करते हैं। सबकी राय हो जाती है। जो नहीं कन्विंस होता उसको कन्विंस कर दिया जाता है कि भाई देखो ये चीज करने से ये चीज होगी, ये हम लोग के लिए बेस्ट है। अब मैं युवाओं के लिए कुछ बातचीत की, वो युवाओं को किस फील्ड में, किस तरीके से आपके मेडिकल फील्ड में आने के लिए उनको क्या कुछ पढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा उनको प्रेरित कुछ करने के लिए कुछ थोड़ा सा बताएं कि उनको किस लाइन पर इस तरह से कैसे आ सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चा युवा पढ़ाई में तो लग गए, कुछ होते हैं कि नकल से कर लिए, कुछ और कर लिए, पास हो गए, बस जुगाड़ से पास हो जाओ, कहीं मास्टरी में लग जाओ छोटी मोटी BTC वगैरह करने के बाद। लेकिन एक फील्ड है, ये फार्मेसी का है और क्या नाम है, मेडिकल फील्ड में है, बहुत से इसमें भी साइंस लाइन में बहुत सारी चीजें हैं। तो जी बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए 2 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, अनुशासन और जिम्मेदारी। जी, आपको सबसे पहले तो अपने आप को अनुशासित रखना होगा और आप जिम्मेदार हो, अपनी प्रति भी जिम्मेदार हो। और दूसरी चीज हार्ड वर्क।
कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ और ईमानदारी के साथ। अगर आप मेहनत करेंगे सही दिशा में, आपका जो टारगेट है, आपने जो अपना विजन बनाया है कि मुझे ये करना है, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? उस टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर जो बच्चे, जो युवा इसके प्रति गंभीर रहते हैं, निश्चित रूप से वो सफल होते हैं। और जो लोग नकल से पढ़ के डिग्री कॉलेज से कहीं से फॉर्म भर दिया, कहीं से इंटर कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया, और जाते हो तुम नेट का एग्जाम देने, तुमने एक दिन भी बायोलॉजी की किताब खोली नहीं। हाँ। एक साल बाद जा रहे हो तुम अभी क्या नेट का एग्जाम देने, माइनस में नंबर आ रहा है, फिर घर वालों को भी धोखा दे रहे हो, लखनऊ में पढ़ रहे हो। माँ बाप की तो एक सपना, ड्रीम्स होते हैं उनके कि हम जिम्मेदार सिर्फ बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी जिम्मेदार है उसके लिए। बच्चे का क्या है, भेज दिया है उसको कोटा, साल भर गई बच्ची पढ़ने कोटा, बेटा गया कोटा। कितने बार आप गए वहां देखने? हाँ। कब आपने ऑब्जर्व किया, कब आपने बच्चे को आपने देखा? ये कोटा में कोई ऐसी दवा थोड़ी मिल रही है कि घोर के पिला दिया और कोटा वाला पास हो जाएगा, नेट में 500 नंबर आ गए, 600 नंबर आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए। अरे आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी 2 लाख 3 लाख फीस दे देने से नहीं खत्म हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को मॉनिटर करें, उसको देखें। अगर थोड़ा नर्वस हो रहा है तो उसको मोटिवेट करें। हर तरह से बच्चे को बच्चा कच्चा बर्तन है। आज जो है बच्चे अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो माता पिता अगल बगल की कंपटीशंस को देखे कि फलाने का बेटा यहाँ पहुंच गया, वो ये कर रहा है, तो उसको देखा देखी में अपने खेत बेच के कुछ करके वो कोटा भेज देता है। कोटा के बाद बच्चा निकले ना निकले, उसकी इच्छा है कि नहीं है, वो नहीं सोचते। लोग दबाव डालकर उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसमें बच्चे नहीं बढ़ पाते। तो उसमें कैसे कुछ करेंगे? देखिए ये दूसरे के हर बच्चे का, सबका अपना अपना कैलिबर होता है, सबका अपना मेंटल लेवल होता है। तो कभी भी अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन न करें। बच्चे का जिधर दिमाग लग रहा है, जो जिस डिपार्टमेंट में उसका इंटरेस्ट है, उसी जगह भेजें। आमतौर पे बच्चों को लोग जबरदस्ती भी करते हैं। मैंने भी अपने बच्चों से पूछा तुम्हें क्या करना है? बैठना पड़ेगा, पड़ेगा। बच्चे आजकल के काफी तेज होते हैं, उनसे उनके दिमाग का लेना पड़ेगा, व्यू लेना पड़ेगा कि उनका मन किधर है। अगर मन नहीं है मेडिकल फील्ड में तो जबरदस्ती कभी भी अपने बच्चे को नहीं भेजें। हमेशा बच्चों से उनसे समझिए कि उनका इंटरेस्ट किधर है। जिधर इंटरेस्ट हो उनको उस फील्ड में करने दीजिए, बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। अच्छा, हमारी इतनी लंबी बात हो गई, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग बातचीत करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। हम लोग मिल रहे हैं, ब्रेक के बाद मिले। अभी हम लोग की चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब से कि बच्चों को किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स में तमाम फील्ड्स हैं जहां पर हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जी बात करें डॉक्टर साहब। देखिए कई चीजें होती हैं उसमें। एक चीज उसमें है, जैसे बच्चा आपका बहुत तेज नहीं है, उसके बाद भी आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें एमबीबीएस ही करना है, तो कैरियर के लिए सिर्फ एमबीबीएस ही जरूरी नहीं है, और भी तमाम चीजें होती हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, बहुत अच्छा कोर्स है आज की डेट में। अगर बच्चा आपका बायो से है तो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम होता है, टेस्ट दे, क्वालिफाई करेगा। तो एवरेज लेवल के जो बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग करके, एमएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर भी हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी टीचर हो सकते हैं, और 35-30,000 से तो स्टार्टिंग हो जाती है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। और भी कोर्सेज हैं, जीएनएम का कोर्स है, और क्या ये बी फार्मा का कोर्स है। तो जिस फील्ड में आप जाएं उसमें मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक वगैरह करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की तरफ ध्यान नहीं देते, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ सीधे इंजीनियरिंग पे इंजीनियरिंग पे चले जा रहे हैं। बेरोजगारों की अरे जमीन पे काम करो। मेरा कहना यह है कि अगर आपका उतना ब्रेन नहीं है, आप उतने तेज तरार नहीं हो, तो आपको फिर इस पे काम करना चाहिए कि आप जा करके पॉलिटेक्निक कर लो। और हमारे यहाँ तो प्लेसमेंट भी लगता है, अच्छी खासी कंपनियां आती हैं। तो आप स्टार्टिंग में जीरो से जब मेहनत करोगे ना, तो निश्चित रूप से एक दिन आप हाइट पे आओगे। तो मेरे बच्चों का ये है, मोटिवेशनल ये है कि बच्चे जो हैं कि आज साइंस
फील्ड में ही बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें फार्मास्यूटिकल्स में, पॉलिटेक्निक में और सब चीजों में बच्चे करना चाहिए। और पहले दिन ही एक चीज आ रही है समस्या कि बच्चा जैसे ही कॉलेज इंस्टीट्यूट से निकलता है तो उसको पहले दिन 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, जो कि नहीं होती है, ये नहीं संभव, जबकि संभव नहीं है, जबकि आप सीखे भी नहीं है, आपका एक्सपीरियंसेस भी नहीं है। हर किसी को सपना है कि भैया 1 लाख रुपए चाहिए। फिर इधर है कि उसी के साथ जैसे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही साथ शादी, और शादी में मोटा दहेज, एक ये समस्या है। दहेज देखिए आजकल तो मतलब अब कम हुआ है, मुझे तो लगता है पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो मध्यम परिवार के हैं या लोअर फैमिली के हैं तो वो सोचते हैं कि क्या चीजें मिल जाए, मुफ्त वाले पे उनका ज्यादा फोकस होता है, सामान भी खरीदने जाते हैं। ये तो करना ही होता है, ये तो होता ही है शादी में। हम लोग इतना किए हैं, इतना एक तरह से एक पूर्वांचल में एक अभिशाप सा बन गया है। जी तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि अब लड़की भी पढ़ी लिखी आ रही हैं और लड़कों के मुकाबले आज लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। सही बात है, निश्चित रूप से ज्यादा पढ़ी नहीं रही है, माता से ज्यादा पढ़ रही है। हाँ, माता पिता भी उनकी ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बच्चियां आज के डेट में काफी जिम्मेदार हैं। हाँ। और वो उनका फोकस पढ़ाई पे काफी अच्छा है। मैं तो देख रहा हूँ मेरे यहाँ जो नर्सिंग की बच्चियां हैं या इवन BMS एक कोर्स होता है आयुर्वेदा का, मोदी जी का बहुत फोकस भी है उसमें। तो बहुत अच्छा, मतलब वो है, अगर आपके नीट में नंबर 350 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप कम खर्च में BMS कर लीजिए, BMS करके PG कर लीजिए, तो तमाम चीजें हैं कि जो है आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि समाज में जो इज्जत प्रतिष्ठा के लिए आप जो काम करना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो, तो अपने मेंटल लेवल के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन करिए कि हमें अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग लायक मेरा मेंटल लेवल नहीं है, तो बिना मतलब का समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग। निश्चित रूप से कोचिंग तो एकदम बेकार है। वो लोग सोचते हैं कि मैं कोटा भेज दिया अपनी बेटी को और मेरी बेटी वहां से टॉप करके आएगी, या बेटा कुछ लोग जैसे कि अब IAS PCS की तैयारी के लिए अब इलाहाबाद भेज दे रहे हैं बच्चे, वहां जाके क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, पेरेंट्स तो नहीं देख रहा है क्या कर रहा है। सुबह शाम एक बार फोन करने से तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, इलाहाबाद में हर साल हमको लगता है कि कई लाख बच्चे इलाहाबाद और दिल्ली की तरफ मूव करते हैं IAS की कोचिंग करने के लिए। लेकिन अब उसमें से जो धैर्यवान होता है, मेहनती होता है, जो लेबरियस होता है, वो बच्चा तो निश्चित रूप से अच्छा करके जाता है। लेकिन 95% लोग वापस ही लौट के आते हैं। बनना तो देखिए 200-300 लोगों को ही बनना है, चुना जाना है। उसमें भी कुछ ने रिटर्न में निकल जाएंगे, कुछ इंटरव्यूज में हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ। लेकिन जिसको देखना, सपना तो आसमान का देख रहा है, लेकिन कहाँ तक हो रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है बच्चे के अंदर, वो चीज भी थोड़ा सा बच्चों के ऊपर दबाव होता है। उसमें आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से कोटा के अंदर जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, तो ये क्या हुआ कि पेरेंट्स तो कर्ज ले लिया, अब मुंह क्या दिखाए, बच्चा वहां नहीं निकला, तो बच्चे के ऊपर दबाव रहता है। और ये इसके पीछे एक तरफ से गार्जियन भी जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चे के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बना दिया जाता है कि रिश्तेदारी में मौसी के लड़की को हो गया, तुम्हारे फूफा के लड़के का हो गया, तुम्हारे वो सामने वाले पड़ोसी हैं वर्मा अंकल की लड़की टॉप कर गई। ये वर्मा जी, शर्मा जी टाइप के लोग जो घरों पे भी आके बैठते हैं, वो भी बच्चों पे अनावश्यक प्रेशर बनाते हैं, और माता पिता जो है उनके प्रेशर में आ जाते हैं और अपने भी बच्चे से उम्मीद करते हैं। अरे हर बच्चे का उतना अच्छा मेंटल लेवल नहीं होता, एवरेज मेंटल लेवल है, तो आप उससे एवरेज काम करने के लिए बोलिए तो वो बच्चा कर देगा। वो भी उधर से भी जाके पैसा कमा सकता है और अपने जीविका को चला सकता है, नाम भी कर सकता है, और अच्छा नाम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है। तो मेरा तो गार्जियन को एक सबसे बड़ी राय यही है कि भाई अपने बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जो है सब्जेक्ट वो दीजिए, जिसमें चूज करिए कि जिसमें वो अच्छा कर सके और अपना, अपने परिवार का, देश का, समाज का, सबका नाम कर सके। और इस तरह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, उस पर जबरदस्ती आप फोकस करेंगे डिप्रेशन में चला जाएगा।
बच्चे के टच में आप रहते नहीं हो, बच्चा चारों तरफ से डिप्रेशन में आ जाता है। फिर उसको यही एक चीज दिखता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो मामला एकदम खत्म हो जाएगा। खत्म हो किस तरीके नशे में आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत ही साइकोलॉजिकल वीक होते हैं, वो 2-3 दिन में अपना डिसाइड कर लेते हैं। एक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें उनके मेंटल में वो प्रेशर बन जाता है और उस बहुत ज्यादा प्रेशर में आ करके वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं तो अब यही कहूंगा, डॉक्टर साहब से बातचीत से यही लगता है कि कोटा या दूर भेजने की बजाय आसपास के जो अच्छे पढ़े लिखे कुछ जो लोग सीनियर्स डॉक्टर्स हैं और लोग हैं, वही लोग कुछ इस तरीके का अच्छा कोचिंग आसपास शुरू करें कि लोगों को एक प्रेरणा दे सकें। मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगा कि वो इस तरीके का कोई कार्य करें कि लोगों को, बच्चों को शुरू से ही, जैसे 9वीं 10वीं में ही है, बच्चों को उसी समय से उनको गाइड दे करके उनको उस लाइन में डाल दिया। जी जी जी, देखिए मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को अपने पास ही रखिए, उनको गाइड करिए और 1 घंटे 2 घंटे के लिए कोई टीचर हो आ जाए या कोई ऐसी अगर घर के पास कोचिंग हो, क्योंकि पढ़ना बच्चे को है और वो वहां से बस गाइड होके आए और अपने हिसाब से वो पढ़ाई करे। ऑनलाइन बच्चे पढ़ के निकल जा रहे हैं आजकल, तो ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन करके बच्चे निकल जा रहे हैं, वो भी अच्छे आगे पढ़ रहे हैं। जी जी, पढ़ रहे हैं, तो वो भी चीजें देखनी पड़ेगी लोगों को। तो देखिए, अभी हम लोग आपसे बातचीत कर रहे थे, अभी हम थोड़ी बातचीत और करेंगे और इसके थ्रू देखिए बहुत सारी चीजें बातों में ही हम लोग की निकल जाती है। हमारे बातों बातों का जो कार्यक्रम है उसमें यही है कि हम अपने आपस की बातचीत को करते हुए कितना चीजें लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारी अभी बातचीत चलती रहेगी। हम लोग अभी डॉक्टर साहब के मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, जो कि नवनिर्मित है। अभी उसको भी हम देखेंगे और आप सब लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके और अपने जुझारूपन से, अपने लगन से इसको मेडिकल कॉलेज महू को दिया है। उसको भी हम अभी देखने जा रहे हैं और देख के अभी आपको भी दिखाते हैं। इसके साथ ये यहाँ के विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी थे, जिन्होंने महू को महू का नाम दिया और ये पहले आजमगढ़ जिले में आता था, उसको जिला बनाया, जिला के विकास पुरुष के नाम से। उन्हीं के याद में, उन्हीं के नाम पे, उनके क्षेत्र में ही ये कशारा में मेडिकल कॉलेज गांव है। ये बगल में सेमरी गांव है, वो उनका गांव ठीक बैक साइड में है। तो उन्हीं की याद में कल्पनाथ राय मेमोरियल ये मेडिकल कॉलेजेस बना है। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अभी ये 600 बेड का कंप्लीट अभी तैयार हो चुका है और इसके साथ अभी इसमें कितना बताया आप, 1400 बेड का ये बनना है। अभी शुरुआत है, आसपास के पूरे एरियाज भी कम पड़ जाएंगे कि कहीं पे हॉस्टल बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, उस चीज को अभी बनना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बाद होगा जब किसी IMC का चालू होगा तभी। जी डॉक्टर साहब, ये हम लोग आए हैं कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तो यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे है आप? यहाँ पे देखिए मरीजों का जो है OPD इसमें 10 रुपए की पर्ची पे, 10 रुपए की पर्ची पे हर किसी का वो देखिए अभी स्टार्ट हुआ है और सब मरीजों का यहाँ पर लाइन लग चुका है। इस तरफ तो ये OPD हो गया, काउंटर है, रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी करेंगे? हाँ, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे आप हमारे जाकर के वेबसाइट वहाँ से भी ऑनलाइन डॉक्टरों का नंबर मिल जाता है, और आपका पर्ची के लिए ऑनलाइन लगाने का जरूरत नहीं है, घर से ही आपको सर्विस मिल जाएगी। अच्छा, आयुष्मान के द्वारा सारे इलाज यहाँ पे होते हैं। ये जो है मेडिसिन काउंटर है, उधर दिखा दीजिए। ये मेडिसिन काउंटर पे आप जब वहाँ से बिलिंग करा के आएंगे तो सारी दवाएं 50% डिस्काउंट पे ओके सारी दवाएं मिलती हैं। इसको दिखा दीजिए अंदर से, पर अंदर सभी तरह की सब दवाइयाँ हैं और इन लोगों पर एक बार चलिए आइए की व्यवस्था है। ब्लड बैंक का लाइसेंस गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए है। और मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक ब्लड बैंक डोनर आते हैं या कैसे? नहीं, अभी तो ब्लड मऊ से आता है, प्रकाश अपने ब्लड बैंक से। लेकिन ब्लड बैंक कंप्लीट हो गया है, लाइसेंस की प्रक्रिया गवर्नमेंट के पास है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो भी शुरू वो आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा। और क्या क्या इसमें सुविधा की है? इसके साथ साथ अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लिफ्ट लगनी बाकी है, इमरजेंसी है। आइए दिखाते हैं आपको। इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो वो इमरजेंसी में एडमिट हो जाता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। 24 घंटे इमरजेंसी चलती रहती है। इस वक्त चल रही है? हाँ, समझे आगे से 24 घंटे इमरजेंसी चलती रहती है। और जो भी इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनको तत्काल इमरजेंसी वार्ड में
ऐसा नहीं कि आप पैसा जमा करो, ये करो, वो हाँ, करो। हाँ, हाँ, हाँ। तुरंत पहले ट्रीटमेंट होता है, 10 रुपए की पर्ची पे, भर्ती का कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, तो ये इमरजेंसी में हमेशा मरीज भरे रहते हैं। ओके ओके। आप देखेंगे कि ये देखिए ये सेवा किया जा रहा है कि मरीज इमरजेंसी में। आप इधर से इनको दिखा दीजिए। आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो इमरजेंसी में, इस तरह की इमरजेंसी में भर्ती होने के लिए 10,000 रुपए तुरंत जमा करना हाँ, पड़ेगा। तुरंत सारा रेट। मऊ में भी तमाम लोग हैं इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, जो गरीब समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, सरकार की भी मानसिकता है, शासन की मानसिकता है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मानसिकता है कि भाई सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, उस पे हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले इधर आएगा, सबसे पहले इमरजेंसी में आएगा, उसके और बाद इनको वार्ड के लिए भेजा वार्ड जाएगा। में भेजा जाएगा। ये वार्ड है इमरजेंसी के बाद। अच्छा, अभी तो इधर वार्ड में मरीज आते हैं, अच्छा। जो मरीज एकदम रिकवर हो जाते हैं, अच्छा। वो मरीज अब इधर आते हैं। ओके। और यहाँ से रिकवर होने के बाद तो ट्रॉमा अभी स्टार्ट होना है यहाँ। हाँ, ट्रामा का भी काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, और धीरे-धीरे। उसके लिए ऊपर आईसीयू कंप्लीट हो गया, आईसीयू में भी मरीज हैं। हाँ। जो भी ऑपरेशन तो होता गायनी वगैरह भी हैं? गायनी का भी पूरा काम यहाँ स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी, सीजर के द्वारा डिलीवरी, वो हम लोग फ्री करते हैं। अच्छा। उसमें हमारी मंशा है, सरकार की जो मंशा है कि डिलीवरी मतलब कोई घर पे डिलीवरी ना हो, घर पे ना और सुरक्षित डिलीवरी हो। तो उसके लिए जो है हम लोग जीरो जैसे अभी आजकल लगाई देखिए ना कि आंगनबाड़ी है, उसमें उन लोगों का कुछ कमीशन सब बन जा रहा है। नहीं, वो सब नहीं, चीजें तो मेडिकल कॉलेज में तो आई नहीं है। मेडिकल कॉलेज में 0 रुपए में हम लोग उसको चालू कर रहे हैं, कर दिए हैं। हाँ, ये हम लोग जो है ये एक्सरे का है, यहाँ डिजिटल एक्सरे तो उधर से करके सब आपके पास आ आते जाएगा। हैं, तो यहाँ प्रिंटिंग का काम प्रिंट्स होता है। वगैरह, हाँ जी जी। तो ठीक है। अभी जो डिलीवरी के बारे में आप वैसे चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर्स के पास तो ये ले जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक उनके पास ऑटोमेटिक उनके पास चला पहुंच जाता है। जाएगा। अगर कोई पेशेंट मांगता है तो फिल्म भी दे देते फिल्म भी हैं, मिल कोई पेन ड्राइव लाता है तो पेन ड्राइव भी दे देते हैं। ये तो आज की टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारा सब कुछ। जी। अभी डिलीवरी के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी डिलीवरी के केसेस हैं, हाँ, वो देखिए एक्सरे हो रहा है। ओके। एक्सरे की अभी तो और मशीनें आनी है। नहीं, आ चुकी हैं, लाइट से मशीनें लगी। आइए दिखाता हूँ। एक्सरे की ये 300 mm मशीन है। अच्छा। एक्सरे की प्रणाम। और ठीक है, ये 500 मशीन है। अच्छा, ये उससे बड़ी मशीन है। हाँ वही देख रहे हैं। तो इस तरह से उधर 100 में लगी थी। 3 एक्सरे की मशीनें लग चुकी हैं। और सीटी स्कैन खोल दो, सीटी स्कैन खोल दो यार, ध्यान। इसके आगे जब चलते हैं, जो डिलीवरी का हमारा प्रोसेस चालू हो रहा है, तो हम लोग 0 बैलेंस पे, कोई चार्ज नहीं, कोई दवा का भी चार्ज नहीं, कोई भर्ती का भी चार्ज नहीं, मतलब सुरक्षित प्रसव कराना हमारा जो है। इतना सब कुछ लगना आना, एक तो सरकार करती है तो अपने करते हैं, ये तो सारा आपका जाएगा। ये किस तरीके से इसके रिकवरी का कोई चीज आएगा? ये सरकार से, आयुष्मान से तो सरकार से आएगा। चलिए, सारा काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। नहीं होता है, लोगों का सवाल ही आता है ना। मेरा तो ये सोचना है कि जब आप करोगे तो भगवान देगा। भगवान देगा, सही बात। मेरा तो ये सोचना है। तो पहल तो करनी पड़ेगी ना, किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। सरकार से आपकी पार्टनरशिप हो गई जी, सरकार तो लाइसेंसिंग दे देगी आपके और सब चीजों में करेगी, लेकिन यहाँ के लिए अगर कोई बड़ा कोई सज्जन है, कोई दानी सज्जन है, अगर करना कुछ चाहता है तो दिल खोल के स्वागत है, कर सकता है ना, एकदम कर सकता है जी। और हमारा फ्यूचर में प्लान भी है कि जो गरीब मरीज हैं, जो इतने गरीब हैं, जो खाना भी नहीं एक टाइम खा पाते हैं, उनके लिए अगर कोई, अब मेरा तो ये सुझाव है, आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव है कि आप जन्मदिन की पार्टी करने जाते हो, आधा खाना रेस्टोरेंट में फेंक के आते हो, 5,000, 10,000, 20,000 का पेमेंट करते हो। अरे भाई, किसी की मदद करो, 2,000 रुपए की इसकी दवा खरीद के दे दो, बाकी काम हम सब फ्री करेंगे। बहुत सुंदर। नहीं, उसमें होता क्या है कि बहुत से लोग ये काम करते हैं कि जिस तरह का भोजन का बताए, खाना कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। बहुत से दानी सज्जन है कि काम करना आपके मशीनों के लिए है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो भी और अगर चीजें हैं, इस तरह का काम करेगा उसका दिल खोल करके स्वागत है, क्योंकि एक लिमिट होती है समाज में, किसी भी व्यक्ति की, आपकी भी एक लिमिट होगी। कहाँ तक? एक बार तो करना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं से ये चीज आ जाए। तो मैं सोचू, आप नहीं दिल खोल के बता रहे हैं, अभी की बात शुरुआती है, तो अभी करना है, किस तरीके से करना है। अब ये तो है नहीं कि भाई हमारे पास कुबेर का खजाना आ गया और हम उसको करे जा रहे हैं। हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है, कोई चीज़ का है, चाहे रिलायंस हो, अंबानी हो या XYZ, जो भी कोई भी होंगे, उनकी भी एक लिमिट्स है। फिर फाइनेंस कब तक बैंक से देगा? अगर आपने भी बैंक से लिया तो बैंक से कैसे करेंगे? देखते हैं आगे। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है आपका? जी। अभी हो रहा है कि नहीं? डॉक्टर साहब किधर है? अभी आए नहीं क्या डॉक्टर साहब?
ठीक। कोई नहीं, इधर ये अल्ट्रासाउंड का हो गया सारा चीज है, सारा अल्ट्रासाउंड है, इधर सिटी स्कैन है। हाँ बैठे रहिए, भी आएंगे, आज सैटरडे है, आएंगे, थोड़ी देर हो गई। अच्छा, ये MRI रूम हो गया। सिटी स्कैन है। जोड़िएगा, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोग मिले, आप सब लोगों का धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद जी।